वन नेशन वन इलेक्शन और एक देश एक चुनाव यानी कि यूसीसी को लेकर के एआईयूडीएफ एमएलए रफीकुल इस्लाम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और इसे बीजेपी का कानून करार दिया है। आपको बता दें कि बीते समय से वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो या यूसीसी का मामला हो, इन दिनों देश में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कैबिनेट की मंजूरी भी अब मिल चुकी है, जिसको लेकर के पार्टियों की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है, तो वहीं अब रफीकुल इस्लाम ने पीएम मोदी और बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर के बड़ा राजनीतिक कटाक्ष किया है। सुनिए रफीकुल इस्लाम ने यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ कहा। देखिए, बीजेपी का असल एजेंडा है कुछ से कुछ करते रहो, वो देश के हित में हो या ना हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं। कुछ नया करना है, ये उन लोगों का एक आइडियोलॉजी है। अब वो काम मुल्क के लिए फ़ायदा हो या ना हो, उसमें ज़्यादा वो लोग नहीं सोचते। अभी मोदी जी जो 2014 में जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, वो सब तो हुआ कुछ नहीं। 15 लाख भी किसी खाते में नहीं गया, काला धन भी नहीं आया, स्विस बैंक का पैसा भी वापस नहीं आया। विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, वो भी देखिए हंगारी मतलब इंडेक्स में इंडिया का कितना बुरा पोजीशन है। तो अभी चमक दिखाने के लिए असल ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली बात और वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन एक टाइम में तो इंडिया में हुआ करता था, लेकिन बाद में डिसऑर्डर हो गया। इतना बड़ा कंट्री, डिसऑर्डर होना स्वाभाविक है। जैसे कि बीजेपी वाले किसी स्टेट को कभी तोड़ देते हैं, कभी खरीदते हैं, इसी तरह कोई और आएगा वो भी तोड़ेगा, खरीदेगा। एक बुरा हो गया। तो इसी तरह इतना बड़ा कंट्री है, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन ये प्रैक्टिकल नहीं है। कर सकते हैं, उनके पास वैसे संख्या नहीं है, थोड़ा कम है। किसी को कन्विंस करके पार्लियामेंट में अगर ये बिल लाके 2/3 मेजोरिटी करके इसको अगर कर भी लेते हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन कितना दिन टिकेगा? 5 साल टिकेगा, 10 साल टिकेगा, उसके बाद फिर डिसऑर्डर हो जाएगा। किसी स्टेट कोई भंग हो जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे स्टेट्स है फेडरल स्ट्रक्चर में, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है, उसको करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें जितना माथापची कर रहे हैं, उस एनर्जी को जो हंगर इंडेक्स में इंडिया का बिल्कुल नीचे चला गया, लोगों को सुविधा के लिए अगर थोड़ा काम करते हैं और कुछ करते हैं, उससे फायदा होगा। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला सेम मसला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप अगर देखते हैं, भारत में कितने कास्ट कम्युनिटी रिलीजन के लोग हैं, हर किसी का पर्सनल लॉज अलग है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन उन चीज़ों को अलाउ कर रखा है और हजारों साल से वो कस्टम चला आ रहा है। और संविधान भारत स्वाधीन होने के बाद, इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोग अपना अपना कर रहे हैं। अब जब किसी कास्ट कम्युनिटी रिलीजन के कुछ चीज़ को बंद करके एक धारा में लाने की कोशिश करेगा, अल्टीमेटली ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट होगा समाज में, एक मतलब गलत मतलब वो होगा। और इसको भी वो असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एग्जैक्ट मीनिंग में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब जो उत्तराखंड या और 1-2 स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की है, उसमें भी आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड वो असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, वो बीजेपी कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो होना ये चाहिए था कि उत्तराखंड के या गुजरात के हर लोग एक ही काम करेगा, लेकिन उसमें नहीं। बोले ये कास्ट कम्युनिटी के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। वो कहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया? वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा नहीं। तो इसी तरह पूरे इंडिया में इस तरह एक कानून ये लोग भी लाएंगे, जिसमें आप देखेंगे उसमें यूनिफॉर्मिटी हर कास्ट कम्युनिटी इंडिया में रहने वाले 125 करोड़ आदमी का एक नहीं होगा, एक ट्रैक में नहीं ला सकते। तो फिर वो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है? ये फिर टोपी क्यों पढ़ा रहे हैं आप? तो मैं समझता हूँ दोनों काम बहुत जटिल है, इंडिया के लिए संभव नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी का तो कुछ नया करना है, करने दीजिए, क्या होता है देखते हैं हम लोग।